आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 5 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इस्राएली फौज ने की हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा के मारे जाने की खबर कंफर्म। उबैदा की नई तस्वीर और आखिरी लम्हों का वीडियो किया जारी। यमनी एयर डिफेंस से दुश्मन परेशान, इस्राएली हवाई फौज ने किया एतराफ। हुथी मीडिया का दावा। ईरान का बड़ा दावा, कहा एक और जंग लड़ने की हालत में नहीं है दुश्मन। और व्लादिमीर पुतिन ने दी बड़ी वार्निंग, कहा यूक्रेन में आने वाले नाटो मुल्कों के हर फौजी को मार देंगे हम। चलिए करते हैं शुरुआत शो की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस्राएली फौज ने हमास के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा की मौत कंफर्म कर दी है। उबैदा की नई तस्वीर और आखिरी लम्हों का वीडियो जारी किया है इस्राएली फौज ने और ऐलान किया है, बड़ा ऐलान किया है कि हमास के नकाब पोश तर्जुमान अबू उबैदा दरअसल हुज़ैफा कहलूत थे उनका नाम, और उन्हें टारगेटेड हमले में मार गिराया गया है। ये कंफर्मेशन 5 सितंबर को किया गया है आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन ने ब्रीफिंग में उबैदा की नई तस्वीर जारी की और ये भी बताया कि इस हमले में हमास के कई बड़े रहनुमा भी मारे गए, जिनमें मिलिट्री विंग के चीफ मोहम्मद दईफ, खान यूनिस ब्रिगेड के कमांडर राफे सलामे और हमास की मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ मोहम्मद उदा भी शामिल थे। लेकिन तस्वीर और वीडियो दिखाने से पहले मेरा एक सवाल है कि हमास ने तो 5 से 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मोहम्मद दीफ मारे जा चुके हैं, तो फिर अब मोहम्मद दीफ अबू उबैदा के साथ कैसे मारे गए? क्या हमास ने तब छुपाया था? और क्या आईडीएफ का तब का दावा गलत था? तो आज का दावा कैसे सही हो सकता है अबू उबैदा के बारे में? लेकिन सबूत तो आज बहुत दिए हैं। आईडीएफ का कहना है कि हुज़ैफा कहलूत उर्फ अबू उबैदा हमास की प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मशीनरी का अहम चेहरा थे। ये उनकी तस्वीर बताई जा रही है, इन 4 लोगों में आप देख रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। आईडीएफ के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के दौरान अबू उबैदा ने ही अल-कस्साम के लड़ाकों को कैमरे बांटे थे ताकि हमले को रिकॉर्ड करके दुनिया में फैलाया जा सके। होस्टेजेस की शुरुआती तस्वीरें, शुरुआती वीडियो भी उन्हीं कैमरों के जरिए बाहर आई थी। इसराइल का दावा है कि अबू उबैदा की मौत हमास के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो 7 अक्टूबर के हमले की असल रहनुमाई करने वाले आखिरी बचे चेहरों में से थे। अबू उबैदा पर हमला शिनबेट की खास इंटेलिजेंस जमा होने के बाद किया गया, यानी कि गजा में रहने वाले लोगों ने ही मुखबिरी करके शिनबेट तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई और शिनबेट ने आईडीएफ को बताया कब कहां पर स्ट्राइक करनी है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमला हुआ। आईडीएफ का कहना है कि सिविलियंस को बचाने के लिए प्रिसिजन हथियारों और एयर सर्विलांस का इस्तेमाल हुआ ताकि बिल्कुल सटीक निशाना लगे। अबू उबैदा 2007 से हमास के नकाबपोश शहरों में से सबसे मशहूर थे और उनकी मौत को हमास का गहरा धक्का बताया जा रहा है। हमास ने अब तक इस दावे को झुटलाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से इस बार इसराइल ने अबू उबैदा की मौत को लेकर सबूत दिए हैं, उससे तो लगता है कि वो मारे नहीं गए तो ज़रूर बुरी तरह से ज़ख्मी तो ज़रूर हुए हैं, वरना अब तक अबू उबैदा सामने आकर इसराइल के इस दावे को झुटला चुके होते कि वो मारे गए हैं। अब ये आप तस्वीर देख लिए, फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो अब तक आपको नहीं दिखाया। अ न्यू फोटो ऑफ आज इसराइली डिफेंस फोर्स ने, आईडीएफ ने ये सुबह 10:06 पर जारी किए हैं फ़ोटो, बल्कि कल किए हैं, और ये दिखाया है, वीडियो आज आया है, ये दिखाया गया है कि ये वो फ़ोटोज़ हैं जिसमें अबू उबैदा आपको दिख रहे हैं। मोहम्मद दईफ चश्मा लगाए खड़े हैं और उनके बाद जो शख्स हैं जो हाथ पीछे बांधे खड़े हैं वो अबू उबैदा बताए जा रहे हैं। और बाकी 2 जो हैं वो कौन कौन हैं मैं आपको बताता हूं, जो इसराइल ने इन्हें बिल्कुल रेड करा हुआ है कलर में, और सबके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। मोहम्मद दईफ हैं, हेड हैं हमास की मिलिट्री विंग के, अल-कस्साम ब्रिगेड के ये हेड हुआ करते थे, बताया एलिमिनेटेड, ये मार दिए गए हैं। हुज़ैफा कहलूत जो अबू उबैदा के नाम से जाने जाते थे, उनके बारे में लिखा है स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिलिट्री विंग, यानी हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री विंग के ये स्पोक्स पर्सन थे और हेड थे प्रोपेगेंडा एपरेटस ऑफ द हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दे कॉल्ड हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसराइल कहता है। अब उन्हीं का आईडीएफ का फोटो है। राफ सलामे ये तीसरे नंबर के हैं जो बिल्कुल अबू उबैदा के करीब में झुके हुए बताए जा रहे हैं, टेबल पर हाथ रखे हुए। आप फुल फ्रेम देख रहे हैं ना? तो ये बताया जा रहा है कि कमांडर थे ये खान यूनिस ब्रिगेड के, ये भी मारे गए, एलिमिनेट कर दिया आईडीएफ ने इन्हें। चौथे मोहम्मद ओदे हैं, हेड ऑफ द इंटेलिजेंस स्टाफ ऑफ द मिलिट्री विंग,
यानी हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री विंग के इंटेलिजेंस स्टाफ के ये हेड हैं, और इनके बारे में आईडीएफ ने अभी तक नहीं लिखा है कि मारे गए हैं, यानी कि ये अभी हम आईडीएफ के मुताबिक जिंदा हैं। तो ये चारों तस्वीरें जारी की गई हैं और ये बताया जा रहा है नई तस्वीर है अबू उबैदा की, इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं थी। अब वो आखिरी लम्हात का जो वीडियो बताया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से, वो भी देख लीजिए कि कैसे जो उनका दावा है कि अबू उबैदा की बिल्डिंग को, जिसमें वो फ्लैट में किराए पर रह रहे थे, उसे कैसे टारगेट किया गया। आईडीएफ ने ये जो है ये बताया है, मैं आपको हिंदी में उर्दू में मिक्स बता देता हूँ। आईडीएफ ने हमास के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा खलीफा खलक की नई तस्वीर जारी की। उनके खात्मे का फुटेज देखें। आईडीएफ और शिनबेट ने हमास के मिलिट्री विंग के स्पोक्सपर्सन के चीफ खलीफा खलफ, जिन्हें अब यहाँ पर इन्होंने जो है वो नया नाम दिया है खलीफा खलफ, वैसे कहलूत नाम था, जिन्हें अबू उबैदा के नाम से जाना जाता है, उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला। बाकी सारी डिटेल्स के लिए इन्होंने बताया है। खैर, खलीफा खलफ यहाँ पर नाम दिया हुआ है और आज जो पहले नाम दिया था वो हुदैफा कहलूत था। तो भैया नाम असल कौन सा है वो भी तय कर लो। तो ये बताया गया है, ऐसे ये प्रिसीजन स्ट्राइक की गई है। यहाँ पर आपको लोग थोड़े चलते दिखेंगे नीचे, उसके बाद रोशनी होती, धमाका होता है, फिर इसके बाद एक और धमाका होता है, फिर इसके बाद एक और शायद धमाका होता है। 2-3 धमाके करके एक साथ उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया। पूरी बिल्डिंग को नहीं गिराया गया, मैंने पहले भी कहा था। उसकी वजह यह है कि मलबे में अबू उबैदा बचकर निकल सकते थे, लेकिन ये टारगेटेड स्ट्राइक वैसी थी जैसे इस्माइल हानिया को ईरान में मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी, बिल्कुल उनके कमरे में जाकर, ताकि बिल्कुल भी आईडीएफ का शिकार बच ना सके। और वो शिकार इस बार अबू उबैदा थे, ये कहना है आईडीएफ का। तो ये दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं। आईडीएफ ने फुटेज दी है, तो हम क्रेडिट भी आईडीएफ को इस फुटेज का दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खबर थी सर जो मैंने आपको बता दी। ये इसराइल के दावे मेरे नहीं हैं, खबर है तो आप तक पहुंचानी तो पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ लोग पूछ रहे थे अबू उबैदा के बारे में कोई खबर है, तो ये खबर थी। और अब करते हैं रुख कुछ और खबरों का। बड़ी खबरें अब भी हैं, 2-3 हैं सर, और तीनों हॉट हैं। यमनी एयर डिफेंस से दुश्मन परेशान है, इस्राएली हवाई फौज ने इस बात का इतराफ़ किया है, कबूल किया है। इस टाइटल से ये खबर आज छपी है यमन की हूथीस के कंट्रोल वाली अल मसीरा वेबसाइट में। इस खबर के मुताबिक इसराइल का हिब्रू अखबार इसराइल हायोम लिखता है कि ज़ायनी फ़ौज के एक सीनियर अफसर ने खुलकर ये माना है कि यमन में सबसे बड़ा ख़तरा वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। अफसर के मुताबिक हमारा मिशन ये है कि जहाज़ों को ऐसे रास्तों से गुजारा जाए जहां यमनी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरियां मौजूद ना हों। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। उसने तस्लीम किया, उस अफसर ने, कि यमनी डिफेंस बैटरियां न सिर्फ एडवांस हैं बल्कि पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। इन्हीं सिस्टम्स ने अमेरिकी जासूसी ड्रोन बड़ी तादाद में गिराए हैं, जिनमें MQ-9 रीपर जैसे एडवांस जहाज़ या ड्रोन भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 16 MQ-9 ड्रोन यमन में गिराए जा चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिकी फ़ौज भी यमनी एयर डिफेंस को बहुत सीरियसली ले रही है। ये सब इसी खबर में लिखा है। इस खबर के मुताबिक, अल मसीरा के मुताबिक, ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका की जंगी चढ़ाई के बाद से यमनी फ़ौज ने अपनी डिफेंस और ऑफेंसिव काबिलियत दोनों को मजबूत किया है, बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन और एडवांस एयर डिफेंस तक। यही वजह है कि दुश्मन की हवाई कार्रवाई मुश्किल में पड़ गई है और यमन की बढ़ती हुई मिलिट्री टेक्नोलॉजी से दुश्मन का डर साफ झलकने लगा है। अब ये तो थी हूथीस के मीडिया की खबर, अल मसीरा उनके कंट्रोल में है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इतना डिफेंस, एयर डिफेंस मजबूत है, तो फिर ये बार बार इसराइल आकर जो फाइटर जेट से बम गिरा जाता है, तब एयर डिफेंस सिस्टम उन फाइटर जेट्स को क्यों नहीं गिरा पाता है? MQ-9 ड्रोन को गिराना, जो बहुत हल्की स्पीड में चलते हैं, आसान है, लेकिन फाइटर जेट्स जो मैक 3, मैक 5 तक जाते हैं, इससे ज़्यादा, तो उन्हें गिराना बहुत मुश्किल है। एयर डिफेंस सिस्टम आज तक यमन का एयर डिफेंस सिस्टम किसी इसराइली फाइटर जेट को गिरा नहीं पाया है, यह हकीकत है। हाँ, वो फाइटर जेट ज़रूर यमन में आकर बम गिरा जाते हैं। भाई, जो खबर है उनमें से सवाल भी निकलते हैं। दावे देखिए हर कोई अपनी मीडिया में करता है, लेकिन सवाल जो आपके मन में उठते हैं वो उठाना हमारा काम है, तो हमने उठा दिया। अब ईरान से आई बड़ी खबर सुनिए। दुश्मन नई जंग छेड़ने के काबिल ही नहीं है, कुव्वत नहीं है उसमें,
उसमें ताकत नहीं है, ये IRGC का कहना है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नायनी ने ये कहा है कि इसराइल और उसके दोस्त यानी अमेरिका की तरफ इशारा है, इसराइल और उसके दोस्त ईरान के खिलाफ नई जंग शुरू करने की ताकत ही नहीं रखते। उनके मुताबिक दुश्मन जंग छेड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन मुल्क को जंग जैसा माहौल दिखाकर लोगों में खौफ और बेचैनी फैलाना चाहता है। इसी मकसद से वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चला रहा है। नायनी ने साफ कहा कि हम जंग शुरू करने वाले नहीं हैं, यानी हम जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हमें जंग से डर भी नहीं लगता, ये दुश्मन जान ले। अगर वो लड़ना चाहता है तो हम 2 बार लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी आवाम फिक्र ना करे, अगर जंग हुई तो हमारे पास ऐसी ताकत और रोकथाम की सलाहियत मौजूद है जिससे दुश्मन को पछताना पड़ेगा। क्या कोई नया हथियार ईरान ने ऐसा बना लिया है जिसके दम पर बार बार हर रोज़ जंग वाले बयान आ रहे हैं, या ईरान के पास इनपुट है इसराइल के किसी और मुमकिना हमले का? बताइएगा। अब व्लादिमीर पुतिन का एक खतरनाक ऐलान सुन लीजिए। यूक्रेन में आए वेस्टर्न फौजी होंगे हमारे जायज़ टारगेट, ये कहा है पुतिन ने। यानी कि पुतिन ने यूक्रेन में आने वाले नाटो मुल्कों के हर फौजी को मारने का ऐलान किया है। टारगेट का क्या होता है मतलब? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन में वेस्टर्न फौजें उतारी गईं तो वो रूस के लिए जायज़ निशाना होंगे। तो पुतिन ने ये बयान उस वक्त दिया जब फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि 26 मुल्क यूक्रेन को जंग के बाद सिक्योरिटी गारंटी देंगे, जिसमें ज़मीनी, समुद्री और हवाई फोर्स का इंतज़ाम भी शामिल है। रूस पहले ही कह चुका है कि उसकी जंग की बड़ी वजह यही थी कि नाटो यूक्रेन को अपनी मेंबरशिप देकर वहां फौजें ना उतार दे। पुतिन ने कहा कि अगर फौजें वहां आती हैं, वो भी अब जब जंग जारी है, तो हम इन्हें ख़त्म करने के लिए जायज़ टारगेट मानेंगे। ये पुतिन के लफ्ज़ हैं। और आगे उन्होंने कहा कि अगर कल को कोई फैसले अमन की तरफ ले जाते हैं इस जंग को, तो फिर यूक्रेन में इन फौजों की मौजूदगी की कोई वजह ही नहीं बचती। आएंगे क्यों? ये बयान बताता है कि रूस और वेस्टर्न मुल्कों के नज़रिए में कितना गहरा फासला है, ख़ासकर इसको लेकर कि यूक्रेन को जंग के बाद किस तरह की सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। इन्हीं में 2 खबरें और हेडलाइन जोड़ लीजिए। ज़ेलेंस्की सेज वर्क ऑन यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटीज नीड टू बी एक्सीलरेटेड। अब यूक्रेन के सदर कह रहे हैं कि जो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए सीज़ फायर करने पर या जंग बंद करने पर, उन्हें एक्सीलरेट किया जाए, उन्हें ज़रा जल्दी किया जाए, उनमें ज़रा तेज़ी लाई जाए कि कैसी कैसी सिक्योरिटी मिलेंगी और वो सिक्योरिटी तय कर दी जाए। उसके बाद जो है हम जंग बंद कर ले रहे हैं। इसके बरअक्स रूस की तरफ से बयान आया, क्रेमलिन सेज, पुतिन का दफ्तर, कि सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय फॉरेन मिलिट्री। कि वही बात जो पहली खबर थी कि सिक्योरिटी गारंटी फॉरेन मिलिट्री उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। किसी भी, आप कुछ भी करिए, इकोनॉमिक तौर पर गारंटी दीजिए, आप जो है वो उन्हें पैसा दीजिए, वहाँ आप इंडस्ट्री लगा दीजिए, लेकिन आप कहें कि अपनी अपनी फौजें उतार कर यूक्रेन की सिक्योरिटी करें, ये ना झोल बे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस शो आपके सामने ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से रख दिया। उम्मीद करता हूँ खबरें अच्छी हो ना हो, कोशिश पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।